अस्सलाम वालेकुम। फोकस तो ज़ाहिर है कि हमारा है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात 20 हलकों के जो हो रहे हैं 17 जुलाई को, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ पंजाब की सियासत बल्कि पाकिस्तान की आने वाले कई बरसों की सियासत का दारोमदार इन इंतखाबात के ऊपर है। लेकिन दो सवाल जो हैं मैं इस वीडियो के अंदर रेज़ कर रहा हूँ। एक ये है कि क्या वजह है कि हमज़ा को बचाने वाले जो हैं, जो हमज़ा को चाहते हैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना, उनको धांधली के बजाय धांधला करना पड़ेगा। आखिर मसला है क्या, चैलेंज है क्या उनके सामने, क्यों इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने आके खड़ा हो गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में मसलसल ये कहा जा रहा है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ये कमेंट लिखते हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उसकी तरफ इशारा किया और आज फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह की सूरत हाल डेवलप कर सकती है। ये कैसी बात है जिसकी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कई दफ़ा इशारा किया। और आज फवाद चौधरी सर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर सरफराज चीमा के साथ बैठ के, उसमें उन्होंने, जो फॉर्मर गवर्नर थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम दो चीज़ें उन्होंने बुनियादी तौर पे कही। एक तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं एक सॉफ्ट चेंज, एक तब्दीली, एक रेवोल्यूशन थ्रू दी बैलेट बॉक्स। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह की सूरत हाल डेवलप होने के रास्ते में अगर कोई खड़ा है तो वो इमरान खान खड़े। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स हैं दो टुकड़ों में फवाद चौधरी के, वो आप सुन लें। इस वक्त आवाम जो है वो मुल्क में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, और अगर आप सॉफ्ट रेवोल्यूशन को रोकते हैं तो फिर हार्ड रेवोल्यूशन की तरफ आप चले जाते हैं। हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो शराफिया है, वो पाकिस्तान को एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन जो आने के लिए तैयार है उसके रास्ते में रुकावट ना बने। वोट के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली जो है वो अवाम का हक है। आज अगर पाकिस्तान में श्रीलंका नहीं बना तो उसकी वाहिद जो वजह है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत है। अब आपने फवाद चौधरी को सुना। फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? बेसिकली फवाद चौधरी यहाँ पर प्लीड कर रहे हैं इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि चलें आप धांधली तो चलें कर लें इस इलेक्शन में, जो रवायती किस्म की धांधली होती है, लेकिन आपको इसमें धांधला नहीं करना, धांधला आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम यहाँ पे एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन, एक तब्दीली बहुत बड़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द बैलेट बॉक्स, और आप इसके रास्ते में ना आएँ, वरना पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह की सूरत हाल जो है डेवलप कर सकती है। इसको हम एग्जामिन कर लेते हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह की सूरत हाल जो है क्या डेवलप कर सकती है या नहीं कर सकती, और श्रीलंका और पाकिस्तान में मुमासलत क्या है, कॉमन ग्राउंड क्या है और डिफरेंसेस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समा आपको करूँ कि इमरान खान साहब की, अब मैं जलसों की तफसील में नहीं जाना चाहता, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जैसे पहले अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद के जो आगे की डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने कबूटा, रावलपिंडी, वहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और कॉन्शसनेस पैदा की। इसी तरह का समा उन्होंने ईद के अगले दिन के बाद से साउथ पंजाब में पैदा कर दिया, जहाँ हर दिन वो दो दो जलसे कर रहे हैं। और आज जब उनको फ़्लाइट नहीं मिल सकी डिस्ट्रिक्ट जंग पहुँचने की, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से सफ़र किया इस्लामाबाद से, और वो कार के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे। पता नहीं कितने स्पीडिंग टिकट उनको मिलने चाहिए थे। बहरहाल जब वो वहाँ पहुँचे तो एक उन्होंने 18 हज़ारी जो एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट जंग की, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जंग में ही दूसरा जलसा किया। जंग की 2 सीटें हैं प्रोविंशियल असम्बली की 17 जुलाई को, जिनका फ़ैसला होना है। अब बेसिक चीज़ क्या है कि जलसों में जो वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे सॉफ्ट रेवोल्यूशन चाहिए, रेवोल्यूशन थ्रू द बैलेट बॉक्स। ये एक ऐसा नारा है जिसे अब मिडिल ईस्टर्न प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस ने भी, अगर आप देखें ट्विटर स्पेस वगैरह पे, तो इसको पाकिस्तान से बाहर के लोगों ने भी उठाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में बैलेट बॉक्स के ज़रिए एक रेवोल्यूशन जो है वो आ सकता है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी मोबिलाइजेशन पैदा कर दी है जिसके नतीजे में ये ज़िमनी इंतखाबात अब कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं लग रहे, बल्कि इन्होंने एक जनरल इलेक्शन की शक्ल इख्तियार कर ली है। अमूमन होता क्या है, ज़िमनी इंतखाबात होते किस वक्त हैं, जब एक कैंडिडेट 2018 से लेकर 2022 तक के दरमियान, 21 के आखिर तक, कोई तकरीबन 29 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए। और वो ज़िमनी इंतखाबात उस वक्त हुए जब किसी सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब जो यहाँ पे नारा दिया जा रहा है, हर जगह आप देखें कि एक बात कही जाती है, वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है, वो कहता है कि ज़िमनी इंतखाब होते हैं जब किसी की मौत होती है, किसी की डेथ होती है, रहलत होती है, लेकिन यहाँ लोगों ने, उनका दिमाग मर गया है, उनका ज़मीर मर गया। तो यहाँ जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनकी जो मॉरल और इखलाकी डायमेंशन है वो एक आम ज़िमनी इंतखाब के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। और एक
आम ज़िमनी इंतखाब में 40 से 50% वोट कहीं पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा बड़ी मोबिलाइजेशन होगी और यहाँ हो सकता है कि 60% तक यहाँ पर वोट जो है वो पड़ जाए। अब ये फवाद चौधरी साहब जिस खतरे का इजहार कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और क्यों ये महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पर हमज़ा को बचाने की जो कैंपेन है, जो पूरी उसमें इंतज़ामिया लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और बहुत सी ना नज़र आने वाली ताकतें उसमें लगी हुई हैं, उनका धांधली से गुजारा नहीं हो पाएगा, उनको धांधला करना पड़ेगा। इसकी क्या वजह है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये जो 20 हलके हैं, ये जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, इनका जो हिसाब किताब जो है मैथमेटिकल क्या है। इसका हिसाब किताब मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि जब 2018 में इंतखाबात हुए तो इसमें से 10 हलके ऐसे हैं जहां पीटीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और वो कैंडिडेट जो हैं वो जीत गए, और 10 हलके ऐसे हैं जहां आज़ाद उम्मीदवार जीते थे जिन्होंने बाद में, और जो जहांगीर खान तरीन के साथ उनकी एफिलिएशन थी या जहांगीर खान तरीन ने उनको परसुएट किया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ये भी है कि इन हलकों में भी एक सिंपथी पाई जाती थी और ये कैंडिडेट ने पहले से एक तरह से माइंड बनाया हुआ था कि ये तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन इस आर्गूमेंट को मारें गोली, सीधा सीधा आर्गूमेंट ये है कि 10 जगहों पर तहरीक इंसाफ डायरेक्टली जीती थी और 10 जगहों पे इंडिपेंडेंट जीते थे। 20 के 20 हलकों में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 2018 के इंतखाबात में जो प्रोविंशियल इंतखाबात हुए तो इन 20 के 20 हलकों में पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को शिकस्त हुई थी, यानी पीएमएलएन को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकी थी। ये 20 के 20 जो हैं ये नॉन पीएमएलएन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मीडिया में जो अक्सर गुफ्तगू होती है, जो अक्सर आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं नहीं इंडिपेंडेंट भी थे, इंडिपेंडेंट खुद जीते थे, तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, गोलमोल हो जाती हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इन 20 के 20 हलकों में से बेसिकली कहीं पर भी पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उनका एक वोट बैंक एग्जिस्ट ज़रूर करता था, लेकिन इनकी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं थी एज पर द रिजल्ट्स ऑफ 2018 इलेक्शन। अब हम ये नज़र दोहरा लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी हलके ऐसे थे जहाँ तहरीक इंसाफ डायरेक्टली अपने ही कैंडिडेट्स की मदद से जीती थी। 4 इसमें हलके ऐसे हैं इन 20 में से जो 10 पीटीआई ने डायरेक्टली जीते थे, उसमें से 4 लाहौर में। कितने? 4 लाहौर में, 2 लोधरा में, 1 साहिवाल में, 1 और 2 मुजफ्फरगढ़ में और 1 शेखपुरा में। इसको ऐड कर लें, 4 लाहौर, 2 लोधरा, 1 साहिवाल, 2 मुजफ्फरगढ़, 1 शेखपुरा, ये 10 सीटें पीटीआई ने डायरेक्टली जीती थी। और इसी निस्बत से आज भी तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा इन हलकों में पॉपुलर नज़र आती है, बारिंग एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स जो अपनी ज़ाती हैसियत में बड़े मजबूत हैं और उनके पास पीएमएलएन का टिकट है। इन हलकों के अंदर पीटीआई का एक बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। जीता भी था उन्होंने इलेक्शन 2018 में। इस वक्त चूँकि पीटीआई एक विक्टिम कार्ड के ऊपर है, अमेरिका की साजिश के हवाले से बात हो रही है, रिजीम चेंज के हवाले से बात हो रही है, महंगाई के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पीटीआई की गिरफ्त जो है इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बहुत मजबूत है। अब आ जाते हैं उन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे, उन हलकों के ऊपर जिन पे इंडिपेंडेंट जीते थे। उनका हिसाब किताब भी मैंने एक स्लाइड बना के आपके सामने रखा है, मेरे हाथ में भी लिखा हुआ है। रावलपिंडी 1 सीट इंडिपेंडेंट जीता था, जीते थे। खुशाब 1 सीट, भक्कर 1 सीट, फैसलाबाद 1 सीट, मुल्तान 1 सीट, बहावल नगर 1 सीट, लिया 1 सीट, डेरा गाजी खान 1 सीट और झंग 2 सीटें। ऐड कर लें, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावल नगर, लिया, डेरा गाजी खान, झंग की स्लाइड रखें स्क्रीन के ऊपर, आप देखते जाएं इसको साथ साथ, तो ये भी 10 सीटें बन जाती हैं। अब आ जाते हैं कि ये मैंने फ़ोन के अंदर छोटा सा एक स्लाइड अपने लिए बनाई हुई है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपके सामने ये एक स्लाइड की शक्ल में आ जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें से जो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, लाहौर में जो 4 सीटों में से 3 में पीटीआई की फतह जो है वो ऑलमोस्ट सर्टन एंड डन डील है। लोधरा में से दोनों जगहों पे लग रहा है पीटीआई जीत जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में 2 सीटें पीटीआई जीत सकती है, बिल्कुल डन डील लग रही है। रावलपिंडी 1 सीट डन डील है, कहूटा। फैसलाबाद डन डील है 1 सीट की। बहावल नगर 1 सीट डन डील है। डेरा गाजी खान 1 सीट डन डील है और झंग की दोनों सीटें पीटीआई निकालते हुए नजर आ रही है। इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये 13 बनती हैं। सो इस वक्त ये मैंने एनालिसिस किसी पीटीआई के एमपीए से, एमएनए से, किसी बंदे से नहीं लिया। ये मैंने इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टर्स हैं जो एनालिसिस करते हैं इलेक्शन का मुख्तलिफ जगहों पे और जो उनकी बड़ी सही ओपिनियन रही है 2018 के इंतखाबात के हवाले से,
जिनका बाकायदा डायरी रखते हैं हर जगह पे, हर कैंडिडेट का उनको पता है, उसकी तहसीलों का पता है, सब तहसीलों का पता है, बरादरियों को पता है, उनसे मैंने उनकी ओपिनियन ली है। तो उनका हिसाब यह है कि 13 से 14 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ जीत सकती है, अगर छोटी मोटी नॉर्मल किस्म की धांधली हो, अगर धांधला ना हो। अब PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं? इसमें कोई भी PMLN का अपना कैंडिडेट नहीं है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके हैं। मुल्तान में जो सलमान नईम साहब हैं, उनकी पोजीशन जैन कुरैशी के मुकाबले में, जो शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं, खासी बेहतर है। उसकी वजह है कि सलमान नईम का अपना जो असर रसूख है, उनकी पर्सनैलिटी की चाहत है, लोगों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये एक मुकाबला भी सलमान नईम वर्सेस शाह महमूद कुरैशी बन गया है। लोगों को बड़ी शिकायत है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने इतना इस इलाके को विज़िट नहीं किया, उन्होंने खिदमत नहीं की, वो आए नहीं हैं, और ये एक पर्सनैलिटी कॉन्टेक्स्ट में हो गया। और इसमें अभी तक जो सूरत हाल कम अज़ कम 24 घंटे पहले तक है, इमरान खान के विज़िट से पहले, उसमें यही लगता है कि सलमान नईम का पल्ला जो है वो भारी है। लाहौर में असद खोकर जो है, एक सीट ऐसी है जिसमें असद खोकर के पास PMLN का टिकट है, असद खोकर का पल्ला भारी लगता है। साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल जो हैं, उनकी पोजीशन PMLN के टिकट पे हैं, बेहतर लगती है। भक्खर में वैसे तो इमरान खान ने बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की, बहुत बड़ा उनका जलसा था, आपने उनके ट्वीट्स भी देखे होंगे, जहां उन्होंने खुद कहा कि जनरल इलेक्शन का समा लगता है कभी भक्कर की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भक्कर के अंदर निवानीज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ की एक बरादरी है, वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनके पास PMLN का टिकट है, ये चीज़ स्विंग कर सकती है। ये 50-50 है। खुशाब भी कहा जा रहा है 50-50 है, PMLN जीत सकती है, भक्कर जीत सकती है, खुशाब जीत सकती है, लिया भी जीत सकती है। अब जहन में रखें कि भक्कर, खुशाब और लिया में इमरान खान की प्रेजेंस की वजह से बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है। लेकिन हम ये तीनों दे देते हैं, हम तीनों भक्कर, खुशाब, लिया हम दे देते हैं अगेंस्ट द बेटर जजमेंट। हम कहते हैं कि ये PMLN जीत ले, तो भी PMLN की टोटल, यानी हमजा की टोटल सीटें जीतने की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमाइज करके भी 6 बहुत बढ़ा दें, पानी डाल दें तो 7 से ज़्यादा नहीं है। ये उस वक्त जब 15-20% उसके अंदर रैंकिंग भी हो रही है, तो हमजा की कैपेसिटी 7 से ज़्यादा सीटें जीतने की नहीं है। अब ये वो क्राइसिस है, हमजा को जताने वाली जो कैंपेन है चौधरी निज़ामुद्दीन की, ये निज़ाम की, ये सिस्टम की, वो ये चैलेंज ये है कि हमजा की कैपेसिटी ही नहीं है, 6-7 से सीटें उनको नहीं जीत सकते, बाकी 13-14 सीटें जो है वो PTI यहाँ पे जीत सकती है। अब हमजा को चाहिए 9, सिर्फ 186 का नंबर पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हमजा को एक मुस्तहकम चीफ मिनिस्टर बनना है तो फिर 9 से गुजारा नहीं होगा, फिर तो हमजा को कम से कम 11-12 सीटें चाहिए। बिकॉज आगे जिस असेंबली में 17 जुलाई के बाद 22 जुलाई को जहाँ चुनाव होना है चीफ मिनिस्टर का, वहाँ 4 इंडिपेंडेंट हैं, एक राह हक है जो पहले एक मजहबी जमात होती थी, सिपाही साहबा। तो वो जो चूँकि जो चीफ मिनिस्टर का स्लॉट है और जो इलेक्शन है, इट विल बी अप फॉर ग्रैबिंग, तो पीछे की कोई सेटलमेंट और एग्रीमेंट जो होल्ड नहीं करेगा, वो 4 और वो जो एक है राह हक वाले, वो भी अपना माइंड एक्सरसाइज करेंगे। और परवेज़ इलाही की शक्ल में एक बड़ा ही जहांदीदा किस्म का सियासतदान, शातिर चलाक सियासतदान जो है, जोड़ तोड़ का माहिर, लोगों से बात कर सकता है, अलाइंसेस बना सकता है, वो वहाँ पे मौजूद है। तो हमजा को फिर 9 तो नहीं चाहिए, हमजा को की कैपेसिटी नहीं है 6-7 से ज़्यादा जीतने की, लेकिन हमजा को कम से कम 12-13 सीटें जो हैं वो चाहिए। अब 12-13 निकालना जो है वो किसी धांधली के अंदर जो है, नॉर्मल किस्म की जो रूटीन की धांधली होती है, कहीं स्टफ बॉक्सिंग कर दी, कहीं दस्ती बाहर निकाल दिया, जो प्री पोल रिगिंग है, लोग इलेक्शन में नहीं पहुंच सके, इधर झगड़ा करा दिया, उधर झगड़ा करा दिया, उससे नहीं हो सकता। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ इमरान खान और आज फवाद चौधरी इशारा करते हैं कि भाई धांधला जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगा। धांधला होगा कैसे? आज मैंने एक नई टर्म सीखी है रिपोर्टर से, वो ये है कि घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी खड़े किए जा सकते हैं। अब घोस्ट पोलिंग स्टेशन क्या होता है? घोस्ट पोलिंग स्टेशन ये होता है कि किसी तहसील डिस्ट्रिक्ट में कागज़ों में एक प्राइमरी स्कूल एग्जिस्ट करता है, अभी फंक्शनल नहीं हुआ, उसको आप एक इनविजिबल पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक ना नज़र आने वाला पोलिंग स्टेशन कायम करते हैं और अपनी मर्जी से 4-4.5 हज़ार वोट आप वहाँ पे डाल देते हैं। बाकी जगहों के ऊपर आप मार्जिनल धांधली कर ही रहे हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके, लेकिन अचानक 4,000 वोट एक तरफ आ जाता है कहीं, तो आप इलेक्शन उस हल्के का जीत सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं। जो कल मैंने आपको वीलॉग में तरीके बताए थे 10, 12, 13, वो इसके अलावा है। ये वो धांधले का सीन है, लेकिन अगर ऐसा धांधला होगा तो जाहिर है कि बहुत विजिबल होगा, बिकॉज जो मोबिलाइजेशन है, जो जलसों का साइज़ है, जो एक पोलिटिकल साइकी है, जो रिपोर्टर्स वहाँ से बता रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ छोटी मोटी धांधली के साथ भी 13 सीटें अपनी निकाल सकती है। अगर वो 13 सीटें निकालते हैं, बाकी 7 बच जाती हैं टोटल, तो फिर ये जो सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ जाती है। अब आ जाते हैं हम उस दूसरे सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान जो है
उसमें श्रीलंका की तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर सकती है। पहले आप थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि श्रीलंका की आबादी जो है वो है 22 मिलियन यानी 2.25 करोड़, और पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन है 22 करोड़ से ज़्यादा, यानी 22 या 23 करोड़ के दरम्यान है। यानी पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ नहीं है, मतलब यानी पाकिस्तान अब और अगर आप इंडाइसेस देखें तो एक खासी डिस्टर्बिंग पिक्चर आपके सामने डेवलप करती है श्रीलंका के मुकाबले में, और उसकी पॉजिटिव डायमेंशंस भी हैं और नेगेटिव डायमेंशंस भी हैं। पाकिस्तान में तो लोगों को ये, चले पहले हम देख लें कि डायमेंशंस क्या हैं। देखिए श्रीलंका के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 92-93% है, और श्रीलंका के 92-93% जो हैं वो बहुत इफेक्टिव लिटरेसी है। पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिटरेसी रेट लिखे हुए हैं, कहीं लिखा हुआ है 52%, कहीं लिखा हुआ है 48%, कहीं लिखा हुआ है 70%। लेकिन ये हमें पता है कि पाकिस्तान की जो इफेक्टिव लिटरेसी है वो श्रीलंका के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान में कागज़ों में कुछ और लिखा हुआ है, नज़र जो है हकीकत में ग्राउंड में कुछ और आता है। और पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी आबादी है जो पंजाब में है, सिंध में, ख़ास करके पंजाब जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, उसका जो वर्ल्ड व्यू और अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी बड़ी कम है। और पाकिस्तान की ये आबादी, अच्छा, और फिर श्रीलंका में, पाकिस्तान में जो टोटल इंटरनेट एक्सेस है, हालांकि इसकी हम बड़ी तारीफ़ करते हैं जी, इतने हैंड हेल्ड डिवाइसेस एंड ऑल दैट एब्सोल्यूट नंबर्स में, लेकिन इंटरनेट एक्सेस पाकिस्तान में 36-37%, 35-36% से शायद ज़्यादा नहीं है इफेक्टिव इंटरनेट एक्सेस, जबकि श्रीलंका में ये कम से कम 52%, 53% या 54% के करीब है। श्रीलंका के तमाम इकनॉमिक इंडाइसेस और सोशो इकनॉमिक जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी होती है, यानी उनकी टॉप के ऊपर कितने पैसे हैं, मिडिल मीडियन इनकम क्या है, उनका जो लोअर तबका है उसकी वो सूरत हाल नहीं है। यानी गरीब वहाँ इतना गरीब नहीं है। अगर 2021 तक के आखिर के 2020 और 21 के इंडाइसेस देखें तो उनका जो गरीब तबका है, उनकी जो मिडिल क्लास है, उनका जो मध्यवस्थ तबका है, उसकी जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2020 में अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा जीडीपी इनकम देखें हर बंदे की, ये जो 22 उनकी 2.25 करोड़ की आबादी है, तो वो कोई अंदाज़न $13,000 बनती है परचेजिंग पावर पैरिटी पे। इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है $3,500 ये $4,000, पीपीपी की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नंबर पे बात नहीं मैं कर रहा, एब्सोल्यूट नंबर में कि डॉलर क्या है, मैं पीपीपी की बात कर रहा हूँ। तो पीपीपी में भी पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका का 1/3, यानी कहाँ 4,000 कहाँ 12-13,000। तो श्रीलंका की आबादी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में बेहतर है, एजुकेशन लिटरेसी में बेहतर है, इंटरनेट एक्सेस में बेहतर है, उनका वर्ल्ड व्यू अवेयरनेस बेहतर है, उनकी इंग्लिश की लिटरेसी जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक ज़्यादा अवेयर सोसाइटी है जो इस वक्त हमें एक क्राइसिस में नज़र आती है, एक हिजान की सूरत हाल में नज़र आती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं श्रीलंका गया था बहुत साल पहले, थैंक्स टू जिन्ना इंस्टीट्यूट एंड इजाज़ हैदर। जब वहाँ पे जिन्ना इंस्टीट्यूट एक चौपराया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने एक हफ़्ता मैं वहाँ रहा, कॉन्फ्रेंस के बाद भी फिरता रहा। तो श्रीलंका के एक कोने से दूसरे कोने तक मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। इट्स एन आइलैंड। तो एक चीज़ विच स्ट्रक मी वो उसकी, अगर आप उसके गांव से भी गुजरते हैं, देहात से भी गुजरते हैं, जंगल से भी गुजरते हैं, तो वहाँ सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और मुझे कई दफ़ा ये गुमान हुआ कि शायद ये कोई कैंटोनमेंट या मिलिट्री एरिया है, इतनी सफाई कैसे हो सकती है। यानी हमारे यहाँ तो जहाँ छोटी छोटी दुकानें, करियाना स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ गंद मचाना तो हमारा कौमी फरीज़ा है। हमने तो इस्लामाबाद के अंदर भी गंदगी के ढेर लगाए हुए हैं, नाले बह रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन श्रीलंका के अंदर हालांकि एफ्लुएंस नहीं थी, वहाँ कोई कैलिफोर्निया वाला सीन नहीं था, यूरोप वाली बात नहीं थी, लेकिन वहाँ सफाई बहुत थी, वहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा था। दीज वर द नॉर्मल सिविल एरियाज। तो श्रीलंका के अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ पढ़ने के बाद, कुछ वहाँ विज़िट करने के बाद, कि श्रीलंका की जो अशराफिया है, बावजूद इसके कि इस वक्त बहुत गुस्सा लोगों का उनके ख़िलाफ़ निकल रहा है, श्रीलंका की अशराफिया जो है वो पाकिस्तान की अशराफिया की तरह बहस नहीं है। पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो श्रीलंका की एलीट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है, बहुत बहस है, बहुत पावर ड्रंक है, ताकत का इस्तेमाल करती है। गुज़िश्ता श्रीलंका में भी हुआ है ताकत का इस्तेमाल, लेकिन पाकिस्तान में तो बार बार ही ताकत का इस्तेमाल हुआ है और उसको वाइट वॉश कर दिया जाता है, कहीं टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए, कहीं मीडिया के ज़रिए, कहीं समझा बुझा के, कहीं नेशनल एक कौमी वकार का इशू बनाकर। तो श्रीलंका इज़ अ फॉर मोर अवेयर एंड अ फॉर मोर एजुकेटेड, फॉर मोर लिटरेट एंड फॉर मोर अवेयर सोसाइटी विद अ ग्लोबल कॉन्शियसनेस है श्रीलंका की एक। अब उनका क्राइसिस तो इसलिए पैदा हुआ कि जब प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट दौड़ गए हैं, मालदीव चले गए हैं, गोताबया जो है प्रेसिडेंट,
ये जो प्रेसिडेंट जब आए 2019 में, तो उन्होंने इलेक्शन प्लेज किया हुआ था कि मैं टैक्सेस कम कर दूंगा। तो जब टैक्स रेट में उन्होंने कमी की तो टैक्स कलेक्शन में कमी आने लग गई। ऊपर से पेंडेमिक आ गया। जब पेंडेमिक आया तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो ठप हो गई और सडनली एक फिस्कल क्राइसिस खड़ा होने लग गया। इस फिस्कल क्राइसिस में और डॉलर की भी उनको कमी होने लग गई टूरिज्म की वजह से, बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस थी टूरिज्म पे। टूरिज्म शटडाउन हो गई। जब टूरिज्म शटडाउन हुई तो डॉलर बचाने के चक्कर में जो प्रेसिडेंट गोताबाया हैं, उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि हम फर्टिलाइज़र जो है वो होम ग्रोन यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल केमिकल जो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो नहीं करेंगे। और ये फैसला एक ऐसा था जो 7-8 महीने में, जिससे उनकी जो टी इंडस्ट्री थी, क्योंकि फर्टिलाइज़र नहीं बना सके, ठीक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जो टी इंडस्ट्री थी और उनकी बहुत सी जो इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री थी वो उसने बहुत बुरी तरह से सफ़र किया, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस बाय द एंड ऑफ 2021 शुरू हो गया, जो बैलून कर गया बाय मार्च। और उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट्स हैं वो शुरू हो गई। अब जो प्रोटेस्ट्स का पैटर्न है श्रीलंका में वो पाकिस्तान से बड़ा डिफरेंट है। मार्च से अब तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिस इज़ द 5th मंथ कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में भी एक क्राइसिस है जिसने मार्च ही में शेप अप होना शुरू किया नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद। लेकिन पाकिस्तान में जो है, श्रीलंका में पाकिस्तान के मुकाबले में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीट फाइटिंग्स हो चुकी हैं। सैकड़ों आप कह सकते हैं कि बलवे हुए हैं, जुलूस निकले हैं, कॉन्ग्रीगेशन हुई है, लोग सड़कों पे निकल आए। और ये मोस्टली नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल हैं। ये स्टूडेंट यूनियंस रन कर रही हैं, छोटी छोटी सियासी जमातें और ग्रुप्स हैं। कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी इस सारी प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रही थी। ये प्रोटेस्ट बाय एंड लार्ज बड़े पीसफुल रहे हैं। पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं, आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ, कर्फ्यू भी दरम्यान में लगा, इंटरनेट एक्सेस और सोशल मीडिया को शट डाउन करने की बात की गई, ट्विटर को, फेसबुक को, सब चीज़ों को बंद किया गया। लेकिन हर दफ़ा सिविल सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा डिफरेंट था। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी श्रीलंका की सिविल सोसाइटी के मुकाबले में मुर्दा है, बेहस है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स की भी कोई पोजीशन नहीं है वहाँ। आप पढ़ें अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में, आज बहुत पढ़ा है इसको, तो उनका हर स्टेप पे जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड द फीलिंग ऑफ द पीपल। यही वजह है कि जब ये क्राउड्स ने आके पहले प्रेसिडेंसी पे कब्जा कर लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग की तरफ आ गए, तो ऑर्डर्स ये थे कि इनके ऊपर आपने सख्ती नहीं करनी। और मई के आखिर तक जो मैंने फिगर देखे तो 8 डेथ्स हुई थी उस सारी प्रोटेस्ट और वायलेंस में। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि 24 और 25 मई के 2 दिनों के अंदर यहाँ तकरीबन 5 अप्रॉक्सीमेटली डेथ्स हुई, हज़ारों घरों को रेड किया गया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेतहाशा जो है मारपीट हुई। तो पाकिस्तान इज़ अ फॉर मोर वायलेंट एंड इनसेंसिटिव सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। इसका मतलब यह है, और पाकिस्तान के लोग बड़े पिसे हुए हैं, उनके पास उस तरह की ताकत नहीं है, वो कमज़ोर हैं एज़ कम्पेयर टू अशराफिया। अशराफिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बेहस है, डिग्रियाँ जाली हैं, वो लगा ली हैं ठप्पे ऊपर से लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स वगैरह के, लेकिन अंदर से डिग्री ने उनकी शख्सियत को कोई नुकसान पहुँचाया नहीं है। शख्सियत उनकी उसी किस्म की है, फ्यूडल और प्रिमिटिव किस्म की। इसका मतलब क्या है, सारी तमहीद जो मैंने मानी, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर पाकिस्तान के अवाम में इतनी जान और इतनी ताकत नहीं है कि वो श्रीलंका के अवाम की तरह निकलें। अगर वो निकलेंगे तो पाकिस्तान की अशराफिया ताकत का इस्तेमाल करेगी उनके खिलाफ और लोग जो हैं उससे डरेंगे। लेकिन इसका दूसरी साइड ये कि श्रीलंका की आबादी है 22 मिलियन, 2.25 करोड़। पाकिस्तान की आबादी है 22-23 करोड़। श्रीलंका में उतनी गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ इस वक्त एक रिसोर्सेज का, पेट्रोल का, फ्यूल का, गैस का मसला है। लेकिन श्रीलंका और श्रीलंका के जो अवाम और अशराफिया के दरमियान जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रस्ट वहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में आज किसी स्टेज के ऊपर लावा फटता है तो वो लावा फिर श्रीलंका से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अब पाकिस्तान में चूँकि अशराफिया बेहस बड़ी है, बड़ी इंसेंसिटिव है, अगर आप हमारी सारी तारीख देखें 50, 60, 70s तो हर जगह ज़ालिमाना किस्म के फ़ैसले किए गए हैं। 50s में फ़ौरन से अब देखिए कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, जो बंगाली एलीट थी, जो सारा का सारा बेस मुस्लिम लीग का था, वो था ही बंगाल में, इधर तो था ही नहीं, उन सब को इन्होंने फ़ारग कर दिया मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करके। तो पाकिस्तान में पोटेंशली फौरी तौर पे श्रीलंका वाली सूरत हाल ना डेवलप करे, लेकिन पोटेंशली जो क्राइसिस की जो फॉल्ट लाइन है वो पाकिस्तान में बहुत डीप है। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ फवाद चौधरी ने बड़े मुबहम अंदाज से ये कहा, जो ऑन द फेस ऑफ इट समझ नहीं आता, जब वो ये कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका टाइप सिचुएशन के दरम्यान में इमरान खान ही
वाहिद शख्सियत है कि इमरान खान उसके रास्ते में खड़े हैं, ये रुकावट है। क्योंकि पाकिस्तान में जो रेजिस्टेंस है इस वक्त निज़ाम के ख़िलाफ़ या निज़ाम दीन के ख़िलाफ़, अच्छा एक इंटरेस्टिंग और भी चीज़ है कि श्रीलंका के अंदर जो ये ए पॉलिटिकल मूवमेंट है उसने सारी ही इस्टेब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया है। वहाँ पर ये ऑफ़र की गई है क्योंकि वहाँ अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हैं लोगों के मुकाबले में, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे भी शायद अपोजिशन के, विक्रम सांघे जो हैं, और वहाँ पर ये ऑफ़र की गई कि जी कंबाइंड गवर्नमेंट बना देते हैं, गवर्नमेंट यानी जो पार्टीज़ एंड गवर्नमेंट, पार्टीज़ एंड अपोजिशन मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन जो क्राउड्स रेजिस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को भी रद्द कर दिया है और वहाँ नए नए आइडियाज़ की तलाश हो रही है। और मेन उनकी डिमांड यह है कि हमें ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है राजा पाकसा फैमिली की, ये हमें नहीं चाहिए। तारीख़ी एतबार से हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह वहाँ दो फैमिलीज़ थी। पहले बंदर नायके फैमिली बहुत अरसे तक रूल करती रही, फिर उसके बाद राजा पाकसा फैमिली आ गई, गुज़िश्ता 20 बरस में ये रूल करते रहे। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने 2012-13 के दरम्यान में डिसाइसिव तौर पर इंडियन पॉलिटिक्स ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी कांग्रेस की, उसके ख़िलाफ़ पोजीशन ले ली और आज भी कांग्रेस का कोई हाल नहीं है। इसी तरह से जो हिंदुस्तान से बग निकला है उसने श्रीलंका को पकड़ लिया। पाकिस्तान में भी 2018 में जो नारा था, 17-16 में, वो ये था गो नवाज गो, और यहाँ जो नारा है वो भी यही है कि गो गोताबिया गो, जो नारा है श्रीलंका में चल रहा है। तो एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अब पाकिस्तान की अशराफिया को समझ आती है इस चीज़ की कि नहीं आती। हिस्ट्री बड़ी बुरी है पाकिस्तान की अशराफिया की, ये हमें देखने की बात है। लेकिन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।